जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है साथ में, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नंबर पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए, एक बेसिक आकृति होती है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। सबसे पहले आपके सामने अगर कोई भी त्रिभुज आता है, उसमें से अगर बीच में से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, बीच में से एक लाइन निकाली जाती है, तो आप उसमें कुल त्रिभुज कैसे निकालेंगे। आपको उसमें कुल त्रिभुज निकालने के लिए उसमें कुछ नहीं करना है, बस गिनती को आप लोग लिखना है। जैसे इसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, 1 और 2। अब 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 3। यानी कि इस वाली आकृति में टोटल 3 त्रिभुज निकल के आए आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ अगर इस तरीके से आकृति आ जाए, यहाँ पे एक लाइन तो डाल दी, दूसरी इस तरीके से डाल दी, तीसरी इस तरीके से डाल दी, मतलब यहाँ पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब इन सभी को आपस में जोड़ के हम टोटल त्रिभुज निकाल लेंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे। तो आई होप कि आप लोग बेसिक आकृति समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले तो आप एक बड़ी वाली जो आकृति है, बेसिक आकृति, उसको पहचानिए। इस बड़ी वाली आकृति में इन्होंने कितनी लाइन ड्रॉ की हैं, 1 2 और 3 लाइन ड्रॉ की हैं, ठीक है। अब 3 लाइन ड्रॉ की हैं, यानी कि 4 भागों में बटा है, 1 2 3 और 4। यानी कि अब इसमें टोटल त्रिभुज 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पे तो 10 आ गए, ठीक है। 10 इतने बड़ी वाली आकृति में निकल के आ गए। लेकिन अभी हमने ये वाली आकृति, छोटी वाली जो देखी ही नहीं है, छोटी वाली आकृति को देखा ही नहीं है। तो 10 तो उसमें थे और 1 और 2 इसमें कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी 13। 13 जो है ना, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर टिक किया था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक खास कूट भाषा में, यहाँ पे दिया गया है ब्लोवर, ब्लोवर को लिखा है कुछ इस तरीके से। उसी कूट भाषा में इसका कोड बताना है कि ब्लप्स का कोड क्या होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि BLOWER, इसको इन्होंने लिखा है कि PDUNJ और A। किया क्या है इन्होंने, किया कुछ नहीं है, इन्होंने रिवर्स किया है बस, और कुछ नहीं किया है। रिवर्स कैसे, जैसे यहाँ पे जो R से शुरुआत हुई थी, तो R से शुरुआत कर दी है इन्होंने, R, फिर उसके बाद E लिखा है, फिर उसके बाद W लिखा है, O लिखा है, फिर L, फिर B। इतनी शुरुआत करके इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया बस इतना है कि यहाँ पे 2 घटाया है, फिर यहाँ पर 1 घटाया है, फिर यहाँ पर 2 घटाया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 1। इस तरीके से इन्होंने घटाया। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो R जो है ना 18 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, W 23 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए, 18 में से 2 जाएगा, बचेगा 16, 16 नंबर पे आता है P। उसके बाद ई से पहले क्या आता है, ई से पहले आता है डी। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या आप देख सकते हैं कि जो है ना, कि इन्होंने इसको लिखा क्या है, बिल्कुल सेम हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेम यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद देख पाएंगे आप लोग कि जो क्यू है, जो डब्लू है, वो 23 नंबर पे आता है, और 23 में से जब 2 घटाया जाएगा बचेगा 21, 21 नंबर पे आता है यू। उसके बाद ओ जो है ना, ओ 15 पे, 15 में से 1 जाएगा, बचेगा 14 और 14 पे एन आता है। इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आई होप कि समझ गए होंगे इसमें लॉजिक क्या लगा है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखेंगे आप लोग तो BLU, उसके बाद FF और S। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 2 घटाना पड़ेगा, फिर 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, फिर लास्ट में 2, यहाँ पे 1, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब देखिए S जो है ना हमारा 19 पे आता है, 19 में से जब 2 घटाया जाएगा बचेगा 17, 17 पे आएगा आपका Q, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B है, यानी कि 2, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। आप देखिए आंसर क्या है, यहाँ पे लास्ट में शुरुआत Q से और आंसर आपका लास्ट में A पे रहेगा। तो इसमें J कर दिया है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा हट गया।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एफ़ जो है ना, एफ़ कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। 6 में से एक जाएगा, बचेगा 5, 5 नंबर पे ई आता है। इसमें इन्होंने डी लिख दिया है, तो ये हो गया गलत। क्यू के बाद आएगा ई, ठीक है, क्यू के बाद कितना आएगा, ई आएगा। एक चेक और करना है, बस हमारा काम बन गया। अब देखिए यहाँ पे एफ़ है, तो एफ़ जो है ना 6 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें से हमें घटाना कितना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, और 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 4 नंबर पे आएगा डी। अब देखिए ई के बाद डी इसमें लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, ई के बाद ई लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। ये जो 2 बचे हुए हैं इनको नहीं करना है। ये आपके सामने जो 2 बचे हुए हैं इनको आप लोग नहीं करेंगे, अगर आपको टाइम बचाना है तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म जो माइनस चिन्ह है उसके बाईं ओर की संख्या और उसके दाईं ओर की संख्या में किसी न किसी संबंध से संबंधित हैं। उसी संबंध को हमें पहचानना है, और उसमें से 3 जो है ना, 3 ऑप्शन हैं वो एक जैसे हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है। उसी ऑप्शन को ढूंढना है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन उठाया। पहले ऑप्शन में लिख रहा है कुछ इस तरीके से 28 125, और यहाँ पे आप देख पाएँ कि 3125। अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, किया कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग दूसरी संख्या जो है ना उसको उठाइए। दूसरी संख्या उठाएंगे और उसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी संख्या को उठाया हमने और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली संख्या आएगी। चेक करते हैं कि आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो 3125 में यहाँ पे आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे होता है 45, 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 9 तीस 27 और 1 28। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि 28 125 जो है ना 9 का मल्टीप्लाई करके आ गया, मतलब इसमें ये लॉजिक लगाया गया है। अब वो लॉजिक हमें मिल गया है, तो तीनों में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में सबसे अलग है। तो मान के चलिए यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन उठाया और इसमें देखा हमने कि 5000 4 8 9। इसमें देखा इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में कितना होता है 81। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे 8 हासिल आएगी, 8 निम 72 और यहाँ पे 80 हो जाएगा, और 8 फिर से आ जाएगी हासिल। अब आप देख पाएंगे कि 9 चौके 36 और 8 कितना होगा 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन उठाइए तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि 1258 लिखा हुआ है, और इसमें जब 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 अट्ठे होता है 72, 9 पंजे 45 और 7, 45 और 7 हो जाएगा 52, ठीक है। 45 और 7 52 हासिल आ जाएगी 5, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएगा 23, और उसके बाद 9 एकम 9 और 2 11, 11,322 इसमें भी है, मतलब तीनों में एक जैसी हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, आप लोग आंख बंद करके इसके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, जैसे ट्रैक का संबंध दिया गया है दौड़ से, तो उसी प्रकार से पिच का संबंध किससे होगा। यानी कि जो दौड़ की जाती है वो पिच, जो अपनी दौड़ है ना वो कहाँ पे की जाती है, ट्रैक पर की जाती है। उसी प्रकार से पिच पर क्या चीज़ खेली जाती है, तो पिच पर खेला जाता है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन कठिन आते हैं, सभी क्वेश्चन टफ आते हैं। आपका जो टाइम होता है उसको भी मेंटेन करना होता है, तो कुछ क्वेश्चन उसमें हल्के डाले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें हैवी डाले जाते हैं। तो आप समझिए एग्ज़ाम के व्यू को, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं सॉल्व। इसमें आपसे बोला गया है कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि अगर प्लस लिखा होगा तो उसके स्थान पर हम गुणा कर देंगे, और गुणा लिखा होगा उसके स्थान पर हम प्लस कर देंगे। उसी तरीके से माइनस को डिवाइड से, यानी कि माइनस के स्थान पर क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, और डिवाइड के स्थान पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम चेंज कर दें, बदल दें, तो इस समीकरण में जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान बताइए, यानी कि जो अपना समीकरण है उसी का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, और डिवाइड का जो चिन्ह है उसके स्थान पे हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है। अब जो मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखा हुआ है आपके सामने, तो मल्टीप्लाई के स्थान पे हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, उसके बाद आ जाएगा 10। अब जो माइनस का चिन्ह है उसके स्थान पे आ जाएगा डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पे आ जाएगा 5, प्लस के स्थान पे आ जाएगा गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से, ठीक है। अब देख पाएंगे आप लोग कि इसको हमें करना है बोर्ड मास तरीके से सॉल्व। तो इसमें जब 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा आप लोग लिखेंगे कि 4 हो जाएगा।
उसके बाद 20 माइनस 5 करेंगे और यहाँ पे +4। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपने देखा कि 20 में से डायरेक्ट 1 घटाना पड़ेगा और कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब आजकल का जो ट्रेंडिंग विषय है वो यही है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है इस तरीके से, दो समीकरण दिए गए हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं। इस समुच्चय में जो लॉजिक लगाया गया है वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाया गया है। ठीक है, अब आपको उस लॉजिक को पहचानना है। तो सबसे पहले आपको उस लॉजिक को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हमारा वो लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 लिखा है, उसके बाद 12 लिखा है, उसके बाद 24 लिखा है। तो इसमें किया क्या है इन्होंने, इसमें इन्होंने ये किया है कि अपनी जो पहली संख्या है और जो अपनी तीसरी संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कि 6 इंटू अगर 24 करते हैं तो आएगा अपना पास 144। अब आप सभी लोग जानते हैं जो अपनी बीच की संख्या है वो कितनी है, 12, और अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी कितना आता है, 144 आता है। मतलब ये लॉजिक इसमें लगाया गया है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करके जो बीच वाली संख्या है उसका स्क्वायर के बराबर आएगी। अब ये लॉजिक हमने जो लगाया है अगर वो सही होगा तो इस वाले में भी फॉलो करेगा। अब देखते हैं कि इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 28, उसके बाद 14, उसके बाद 7। ठीक है, अब देख पाएंगे आप लोग, तो 28 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो 8 सत्ते होता है 56, 7 दूनी होता है 14 और 5 हो जाएगा 19। और उसी प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि जहाँ पे जो 14 है इसका स्क्वायर भी कितना होता है, इसका स्क्वायर भी होता है 196। मतलब ये लॉजिक जो हमने लगाया है वो बिल्कुल सही लॉजिक हमने पकड़ा है। अब ऑप्शन में लाइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन उठाया है तो पहले ऑप्शन में आप देख पाएँ कि पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो 32 इंटू 3 करना है, 32 इंटू 1 करेंगे तो 32 इंटू 1 कितना आएगा, 32 ही आएगा। और जबकि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा आप देख पाएंगे तो 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 करके देखेंगे आप लोग तो कितने आएगा, 400 आएगा। और 18 का स्क्वायर कुछ कम होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है देख सकते हैं आप लोग, 18 इंटू 18 जब करेंगे तो 18 अट्ठे 144, 324 होता है इसका स्क्वायर 18 का। इन्होंने 400 कर दिया तो ये भी गलत हो गया, मतलब दो ऑप्शन हमारे गलत। तीसरा आप देख पाएंगे तो 36 इंटू 9 कितना, 36 इंटू 9, तो 40 इंटू 9 कितना होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि 40 इंटू 9 कितना होता है, 40 इंटू 9 होता है 360। ठीक है, उसमें से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 3, 324 बचेगा। और जबकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो ये दोनों तो बराबर आपस में है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वही हमारा सही होगा। इसको आप लोग आगे ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व। ठीक है, मतलब यही हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और बीच वाली जो संख्या है 10 उसका स्क्वायर भी कितना होता है, 100 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे चौथे स्थान पर आने का मतलब है कि सबसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5 स्थान पर 5 शब्द दिए गए हैं। इनको जब डिक्शनरी के तरीके से लिखा जाएगा, जब डिक्शनरी के तरीके से इन्हें लिखेंगे हम, तो कौन सा शब्द जो है ना वो चौथे स्थान पर आएगा। तो देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले 2 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे इसी तरीके से पूछेगा कि इसमें कौन सा शब्द कौन से स्थान पर आएगा, स्पेसिफिक शब्द पूछेगा कि चौथा स्थान पे कौन सा आएगा, इस तरीके से। और एक आपसे पूछा जाता है इसका कोड, कि इसका कोड क्या है जब इसको डिक्शनरी के क्रम में लिखा जाएगा। तो दोनों तरीके यहाँ पे उसको करने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपको इसमें कॉमन ढूंढना। तो इसमें जब आप कॉमन ढूंढेंगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कॉमन क्या है, सभी में पाँचों में कॉमन है REP। ठीक है, REP तक पाँचों में कॉमन है। ठीक है, REP तक पाँचों में कॉमन रहेगा। उसके बाद आप देख पाएंगे इसमें O है, इसमें O है, इसमें E है, और इसमें O है, और इसमें R है। तो अब आप देख पाएंगे कि सबसे पहले आपने देखा
कि ओ वाला पहले आएगा या फिर आर वाला पहले आएगा। तो आप कहेंगे सर ओ वाला जो है ना वो पहले आएगा, यानी कि इसमें तीसरा लेंगे हम और दूसरा लेंगे और पहला लेंगे, ठीक है। इनको अब आपने देख लिया। अब इनमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए ओ के बाद, अब देखिए ओ तक तो तीनों में कॉमन है, ओ के बाद इसमें एस है और इसमें एस है और इसमें आर है। तो अब आप कहें कि जो आर वाला है वो पहले आएगा, यानी कि सेकंड वाला वो पहले आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला यहाँ से हटा दो। तीसरा, अब यहाँ पे जो चौथा वाला है इसमें एस है और इसमें एस है, इसमें आई है और इसमें ई है। एस के बाद इसमें ऊपर वाले में ई है और नीचे वाले में आई है। तो ई वाला जो है ना वो पहले आएगा, यानी कि 2 के बाद 1 आएगा, तब लास्ट में जो है ना अपना 4 जाएगा यहाँ पे। तो इसका कोड तो इतना बन गया ये। अब देखिए यहाँ पे केवल हमारे सामने, इसको भी हटा दो आप लोग और इसको भी हटा दो, 2 स्पेलिंग बची हैं, रिप्रेजेंट और रिप्रेस। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है REPRES, REPRES, एस तक तो सभी में कॉमन है। एस के बाद इसमें एस लिखा हुआ है, इसमें ई लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर जो ई वाला है वो पहले आएगा, यानी कि तीसरा वाला पहले आएगा, उसके बाद लास्ट में जाएगा 5 वाला, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे जो तीसरे नंबर पर स्पेलिंग है वही हमारी चौथी है। चौथे स्थान पर यानी कि कौन सा आ रहा है, ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया। यानी कि चौथे स्थान पर, फोर्थ स्थान पर कौन सा आ रहा है, तीसरी स्पेलिंग आ रही है। और तीसरी स्पेलिंग क्या है, रिप्रेजेंट। तीसरी स्पेलिंग है रिप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, जो कि चौथे नंबर पर आएगी अगर इसको डिक्शनरी के क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे अलग है, यानी कि विषम सबसे अलग है। सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख पाएँ कि चैप्टर और बुक, जैसे आपने देखा कि किताब होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर वैसी चीज़ है जिसके अंदर छोटी चीज़ें समाहित होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पे हाउस, हाउस में क्या होता है, छोटे छोटे कमरों से मिलकर के बना होता है हाउस। उसी प्रकार से साइकिल में क्या होते हैं, पैडल होते हैं। अब आप देख पाएँ कि यहाँ पे जो है ना फैन और ब्लेड, अगर ऐसे लिखा रहता कि ब्लेड और बाद में लिख देता कि फ़ैन, तो ये सही हो जाता, लेकिन इन्होंने उल्टा लिख दिया है, इसको फ़ैन को आगे कर दिया है, ब्लेड को पीछे कर दिया है, तो ये गलत हो गया। ब्लेड पंखे में होती है, ब्लेड किस में होगी, पंखे में होगी। तो ये तो यहाँ पे अपना ऑड हो गया, सबसे अलग हो गया। आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला। देखिए अब एक और क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और निष्कर्ष। देखिए कथन और निष्कर्ष से ये आपका क्वेश्चन है, तो आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। इसको हम वेन डायग्राम के तरीके से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम में कैसे, सबसे पहला कथन आपसे बोला गया है कि सभी आर जो है ना वो पी हैं, सभी आर क्या हैं, पी हैं। यानी कि आर जो है ना, आर के अंदर अगर ये आर का सर्किल है, वो आर का सर्किल किसके अंदर चला जाएगा, पी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जितने भी आर हैं वो किसके अंदर आएंगे, पी के अंदर आएंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी पी जे हैं, यानी कि पी वाला सर्कल जो है ना उससे भी बड़ा एक सर्कल है, और वो सभी जो पी जो है ना वो किस में समाया हुआ है, जे में समाया हुआ है, यानी कि सभी पी क्या हैं, जे हैं। अब निष्कर्ष आपसे बोल रहा है, पहले निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी पी आर हैं। क्या ये मुमकिन है कि सभी पी आर हैं, आर तो जबकि छोटा है और पी बड़ा है, तो सभी पी आर हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये गलत है। दूसरे वाले में कह रहा है कि सभी जे पी हैं, सभी जे पी हैं। देखिए जे वाला बड़ा है, पी वाला छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर उल्टा पूछता कि सभी पी जे हैं तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, जे क्या है, सभी जे पी हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जे वाला बड़ा है और पी वाला छोटा है। अगर इसमें सभी के स्थान पे लगा देता कुछ जे पी हैं, तो वो बात बिल्कुल सही हो जाती, क्योंकि अगर हम जे वाले में से एक लाइन डालें, जे वाले में से एक लाइन डालें तो पी के अंदर जा रही है और आर के अंदर भी जा रही है। इसका मतलब ये है कि जे का कुछ भाग पी और आर है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरे वाले में आपसे कह रहा है कि सभी आर जे हैं। देखिए सभी जो आर हैं वो किसके अंदर आते हैं, पी के अंदर आते हैं, और पी किसके अंदर आते हैं, पी आते हैं आपके जे के अंदर। यानी कि जो
आप कह सकते हैं जो आर हैं वो डायरेक्ट किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे जे के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष नंबर 3 है वो तो सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष नंबर 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को नीचे दिखाया गया है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा, कौन सी छवि आएगी, कौन उसे ज्ञात करें। देखिए जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपने देखा कि त्रिभुज इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले इसमें कॉमन कैसे देखेंगे। जब आप एक कॉमन देखते हैं, जब आप एक कॉमन देखेंगे तो आपको कुछ अलग टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब आपके सामने दो से ज़्यादा आकृतियाँ, देखो मान के चलो जैसे आपके सामने 2 आकृतियाँ हैं, 2 आकृतियों में आपको केवल एक कॉमन ढूंढना है, आपको केवल एक कॉमन ढूंढना है। लेकिन अगर आपके सामने 2 से ज़्यादा आकृतियाँ हैं, 2 से ज़्यादा आकृतियाँ हैं तो उसमें आप लोग 2 कॉमन ढूंढने की कोशिश करिए। 2 कॉमन कैसे, जैसे आपको निकालना यहाँ पे त्रिभुज का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्किल दिख रहा है आपको और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी सर्किल है और इसमें भी स्क्वायर है, यानी कि जो सर्किल और स्क्वायर जो है ना वो क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है, उसके बाद इसमें बचा रह गया क्या, इसमें बचा रह गया एक में त्रिभुज और एक में बचा रह गया आपका षटकोण। क्या बचा रह गया, आपका षटकोण। ठीक है, तो ये जो है ना बचे जो रह गए हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक आपस में एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा षटकोण। ठीक है, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि षटकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन हम ऊपर करके आए थे, इसमें आपसे वही सेम बताना है कि इसमें जो लॉजिक है वही लॉजिक इसमें है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से लॉजिक को आपको पहचानना है। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे 14 लिखा है, 55 लिखा है और 41 लिखा है। इसमें देखिए अगर आपको लॉजिक एक नज़र में दिख जाता है तो आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। जब आप इसको पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें कई अलग अलग लॉजिक लगा सकता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले अगर आप इस लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे पहले लिखा है आपके सामने 14, इसमें लिखा है 41। अगर इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 और 41 आपस में जोड़ के आ जाएगा 55, यानी कि बीच वाली संख्या आ जाएगी। मतलब किया ये गया है कि जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है अगर उसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या आ जाती है। इसमें अगर चेक करेंगे और वो सही हो जाता है तो हमारा ये लॉजिक सही माना जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 99 है और यहाँ पर कितना है, 63 है। ठीक है, अगर हमें ये वाला 99 पता नहीं होता और अगर हमें वही लॉजिक से निकालना होता तो अगर हम इसको देखें 36 और 63 को आपस में जोड़ेंगे तो 99 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि जो 99 है यहाँ पे आ रहा है और इन्होंने भी 99 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो अपना जो लॉजिक लगाया है हमने वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 उठाइएगा और ऑप्शन 4 में देख पाएंगे आप लोग कि 128 लिखा हुआ है और उधर वाला एक 821। इसको जब आपस में आप जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद 2 2 4 और 8 और 1 9, तो 949 होना चाहिए और 949 इसमें लिखा है। इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको चेक करने हैं एग्ज़ाम में। जब आप देखें एग्ज़ाम में देखने जाएं तो आप लोग कुछ इकाई वगैरह के अंक से भी ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन चैप्टर से और इसमें आपसे बोला गया है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। श्रेया नाम की कोई लड़की है, वो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो कि मेरे पिता के इकलौते बेटे का पिता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है श्रेया के द्वारा कि श्रेया कह रही है कि वह उस आदमी का इकलौता बेटा, यानी कि जो तस्वीर में जो लड़का है उस आदमी का बेटा है जो मेरे पिता के, यानी कि श्रेया के जो पिता हैं उनके बेटे, उनका बेटा है। श्रेया के पिता के इकलौते बेटे का इनके भी बेटे का क्या है, पिता, यानी कि फादर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि उस आदमी का इकलौता बेटा है,
यानी कि इसके बारे में की गई कि इसका इकलौता बेटा कौन है। जो तस्वीर में श्रेया दिखा रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई है कि जो तस्वीर है ना वो उस आदमी की है, उस आदमी के इकलौते बेटे की है जो कि श्रेया के पिता के बेटे यानी कि श्रेया के पिता हैं उसके बेटे का बेटा और उसका पिता है, बेटे के बेटे का पिता है। यहाँ पे देख पाएंगे कि बेटे के बेटे यानी कि श्रेया के पिता हैं उनके बेटे और उसके भी बेटे और उसके पिता कौन हो जाएंगे, जो श्रेया के पिता के बेटे हैं, ठीक है, उसका लड़का है। तो अब जो आप क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वह लड़का श्रेया से कैसे संबंधित है, तो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, श्रेया जो इसकी बहन हो जाएगी कौन, बेटा मान लो यहाँ पे कोई बी नाम का कोई लड़का है। अब श्रेया का भाई कौन हो गया, बी हो गया। अब जो भाई है श्रेया का उसका लड़का है यहाँ पे, मान के चलो इसमें सी हो गया, तो उसका लड़का क्या है, सी। तो श्रेया के भाई का लड़का श्रेया का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। आप लोग आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका बिल्कुल सही माना जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर श्रृंखला में जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 48 लिखा है, यहाँ पे 2400, फिर 1200, फिर 600, फिर 300। कुछ नहीं किया है इसमें, सीधा सीधा समझिए कि जो 4800 है उसमें 2 से भाग दिया है, 2400 में भी 2 से भाग दिया है और 1200 में भी 2 से भाग दिया है, जो अपना 600 है उसमें भी 2 से भाग दिया है और 300 में भी 2 से भाग देना पड़ेगा अगर आगे वाली संख्या निकालनी है। यानी कि 2400 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो 1200 आ जाएगा, 4800 में 2 से भाग दे देंगे तो 2400 आ जाएगा। मतलब जो आगे वाली संख्या निकालनी है तो पहले वाली संख्या में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 300 में जब 2 से भाग देंगे, 300 का आधा होता है 150, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 150, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।